अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में नए राशन कार्ड के लिए संक्रांति से हासिल की जाएंगी दरखास्तें। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐवान में दिलाया यकीन। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को कर्जों में डुबो दिया। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को संगीन माली मसाइल का सामना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनु भट्टी ने लगाया इल्ज़ाम। बीआरएस ने सरपंचों को वाजिबुल अदा रकूमात की अदायगी के मसले पर हुकूमत की जानिब से मुनासिब जवाब न मिलने पर असम्बली से किया वॉकआउट। साबिक़ा वज़रा KTR और हरीश राव भी एहतजाज में हुए शामिल। हैदराबाद के पटनचेरू इलाके में 3 महीने कबल कई घरों को गैरकानूनी तामीरात करार देते हुए ज़मींबोज़ किया गया था। ताहाल घरों के मलबे को साफ नहीं किया गया। मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। आप वो लोग हैं जिन्होंने आइन बनने के वक्त इसको चलाया था। राज्यसभा में आइन पर जारी बहस के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। और गजा में जालिम और काबिज इसराइली फौज की बदतरीन बमबारी जारी। 24 घंटों में 50 से ज़्यादा अफराद को शहीद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए संक्रांति से दरखास्तें वसूल की जाएंगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फे सवालात के दौरान मुख्तलिफ अरकान कौंसिल की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में उत्तम कुमार रेड्डी ने तफसीली जवाब देते हुए कहा कि नए राशन कार्ड के मामले पर काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई और 10 लाख अफराद को नए राशन कार्ड जारी करने का मनसूबा तैयार किया गया है। मजीद यह कि तेलंगाना में ज़ात पात की मरदमशुमारी का अमल भी जारी है और संक्रांति के बाद नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तें ली जाएंगी। रियासती वजीर ने वजाहत की कि उन दरखास्तों की बुनियाद पर स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना में खाली पड़ी राशन डीलर्स की जगहों को भी जल्द पुर करने के लिए कलेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राशन कार्ड में नए नामों की शमूलियत भी की जाएगी। BC క్యాస్ట్ సర్వే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఒక డేటా బేస్ ఉంది. సో ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి మేము అప్లికేషన్స్ తీసుకొని ఈ డేటాబేస్తోని కంపేర్ చేసుకొని ఈ ఇష్యూ ఆఫ్ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డ్స్ మొదలు పెట్టబోతున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ షూర్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఎక్స్పెడైట్ చేసి చేయబోతున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు భానుప్రసాద్ గారికి నేను రిప్లై ఇచ్చేదంటే రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు కలెక్టర్లకు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఏంటంటే ఏ రేషన్ డీలర్షిప్ వేకెంట్ అయితే వెంటనే నింపమని, ఎక్కడన్నా ఆ విధంగా జరగకుండా ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకురండి. తప్పనిసరిగా అన్ని ఏదైతే రేషన్ డీలర్షిప్స్ వేకెంట్ అయినాయో తప్పనిసరిగా భర్తీ చేస్తాం. మరి ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఒక బ్లాంకెట్ ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం మీరు చెప్పిన దాని మీద. దట్ మొత్తం ఖాళీ ఉన్న రేషన్ డీలర్స్ ఇమ్మీడియట్గా ఫిల్అప్ చేయాలి. डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मनु भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को कर्जों में डुबो दिया, जिसकी वजह से मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को संगीन माली मसाइल का सामना है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान इस हवाले से तफसीली रोशनी डाली। నేను ఈ మధ్యకాలంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకత్వం, అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకత్వం అక్కడక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక అప్పులకు సంబంధించి తప్పుడు సమాచారం ఇస్తూ రాష్ట్ర ప్రజలను తప్పుగా పట్టించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. మా హయాంలో మేము చేసిన అప్పులు 3 లక్షలే అని, లేకపోతే 3.5 లక్షలే అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి శ్వేతపత్రంలో ఉన్న అప్పులు లెక్కలు అన్ని తప్పు అని ప్రయత్నం, ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది వాస్తవం కాదు. ఈ వాస్తవాన్ని ప్రజలకు తెలియజెప్పాలనే ఆలోచనతోనే ఈరోజు మీ ముందు ఇక్కడి నుంచి రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేస్తాం. నేను సంపూర్ణంగా లెక్కలతో సహా దేనికి ఎంత అప్పు తెచ్చింది వీళ్ళు, ఎంత అప్పు మొత్తం అయిందనేది నేను అంకెలతో సహా మీ ముందు ఉంచుతా ఉన్నాను. FRBM లోన్స్ అంటే నేరుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పులు, ఉదాహరణకి 2014లో కేవలం 72,658 కోట్లు మాత్రమే ఉంటే 2024 అంటే 31/3/2024 కల్లా 3,89,673 కోట్లు
నేరుగా కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ నుంచి ప్రభుత్వమే నేరుగా తీసుకున్నట్టుంటాం. ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రభుత్వంలో కొన్ని కార్పొరేట్లు పెట్టి అంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లాగా సృష్టించి వాటి ద్వారా కూడా అప్పులు తీసుకున్నాం. వాటికి కూడా ప్రభుత్వమే గ్యారంటీ ఇచ్చి తీసుకుంటాం. వాటిలో ఉదాహరణకి కాళేశ్వరం కార్పొరేషన్ లేకపోతే ఇంకొక కార్పొరేషన్, సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్, లేకపోతే పాలమూరు రంగారెడ్డి కార్పొరేషన్, ఇట్లా అంటే మిషన్ భగీరథ కార్పొరేషన్. बीआरएस पार्टी ने सरपंचों को वाजिबुल अदा रकूमात की अदायगी के हवाले से हुकूमत की जानिब से मुनासिब जवाब न मिलने पर असम्बली से वॉकआउट कर दिया। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने असम्बली में सरपंचों के ज़ेर इल्तवा बिलों पर सवाल किए। उन्होंने तनकीद में कहा कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को एक ही महीने में 1200 करोड़ रुपये अदा की गई और छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स और सरपंचों को रकम नहीं दी गई। उन्होंने गवर्नर और वज़रा से भी शिकायत की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके बाद असम्बली चलो एहतजाज किया गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। వాళ్ళు మిత్తిలు కట్టలేక అప్పులు కట్టలేక ఇవాళ చాలా బాధల్లో ఉన్నారు. నేను సూటిగా మంత్రి గారిని అడిగేది ఒక్కటే, దయచేసి త్వరలో ఇస్తాము తొందరలో ఇస్తాం కాదు అధ్యక్ష, స్పష్టమైన డేట్ చెప్పి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు మీరు పెట్టబోతున్నారు, ఆ లోపు వాళ్ళ బిల్లులన్నీ కూడా క్లియర్ చేయాలని చెప్తా ఉన్నాం. మీ దాంట్లో ఏం చెప్పింది అధ్యక్ష? ఈరోజు ఇది మీ మేనిఫెస్టో, కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఏం చెప్పింది అధ్యక్ష? రాజీవ్ గాంధీ గారు తెచ్చిన 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారంగా మీరు గ్రామ పంచాయతీలను బలోపేతం చేస్తామన్నారు, నిధులు విడుదల చేస్తామన్నారు. కానీ మీరు అది ఏది కూడా చేయకుండా ఇవాళ మోసం చేస్తున్నారు. మాజీ సర్పంచ్లకు మాజీ ఎంపీటీసీలకు పింఛన్లు ఇస్తామన్నారు. పింఛన్ మాట దేవుడు కానీ వచ్చే జీతం కూడా ఇస్తలేదు అధ్యక్ష. గా పింఛన్ కూడా ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారో, జీతాలు ఎప్పటిలో క్లియర్ చేస్తారో, బిల్లులు ఎప్పటిలో క్లియర్ చేస్తారో స్పష్టంగా చెప్పాలని మీ ద్వారా అడుగుతాం. साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने भी रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों समेत दीगर अहम मसाइल पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि किसानों पर जुल्म के वाक़यात को हरगिज़ अपोजिशन बर्दाश्त नहीं करेगी। జైళ్లలో పెట్టడమే కాదు అరాచకం చేస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు కూడా లగచర్లలో ఫార్మా విలేజ్ అనే ప్రతిపాదనను వెనుకకు తీసుకున్నట్టుగా తీసుకొని మరొక వైపు పారిశ్రామిక కారిడార్ పేరిట భూములు గుంజుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. అక్కడ ఉండే కుటుంబ సభ్యులను, రైతుల కుటుంబ సభ్యులను బెదిరించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది ఎవరైతే పరారీలో ఉన్నారో వారిని ఇంకా కూడా వేధిస్తా ఉన్నారు, వారి కుటుంబ సభ్యులను బెదిరిస్తా ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నది ఒక ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వమా లేక ఒక నియంత ప్రభుత్వమా, ఒక అరాచక ప్రభుత్వమా అనేది మేము అడుగుతా ఉన్నాం. శాసనసభ వేదికగా తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తాం. నిజాలు బయటికి వచ్చేంత వరకు ఈ లగచర్ల ఎందుకు జరిగింది, అసలు అనుముల తిరుపతి రెడ్డి కనుసన్నల్లో అక్కడ పోలీసులు ఎందుకు నడుస్తున్నారు, అనుముల తిరుపతి రెడ్డి కనుసన్నల్లో అక్కడ అధికారులు ఎందుకు పనిచేస్తున్నారు, ఒక రాజ్యాంగేతర శక్తిగా రేవంత్ రెడ్డి అన్న అనుముల తిరుపతి రెడ్డి అక్కడ ఎట్లా ఊరేగుతున్నాడు 200 మంది పోలీసులను పెట్టుకునే విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టికి తప్పకుండా తీసుకొస్తాం. కొడంగల్ రైతన్నలకు, కొడంగల్ గిరిజన బిడ్డలకు మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, న్యాయస్థానం మీద తప్పకుండా మనందరికీ విశ్వాసం ఉంది, న్యాయం లభిస్తుంది. ఇప్పటికే మీరు 35 రోజులు శిక్ష అనుభవించినారు, మీకు తప్పకుండా న్యాయం లభిస్తుంది, మీరు భయపడవద్దు. కేవలం కొడంగల్ ఒకటే కాదు, ఇవాళ మా జహీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు గారు చెప్తా ఉన్నారు, అక్కడ న్యాల్కల్లో కూడా గొడవ జరుగుతా ఉంది, అక్కడ కూడా రైతులు మేము భూములు ఇవ్వమంటున్నారు, కానీ అక్కడ కూడా బలవంతంగా గుంజుకునే ప్రయత్నం జరుగుతా ఉంది. అసలు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసుకోవాలి. 14,000 ఎకరాలు గత ప్రభుత్వం సేకరించి పెడితే దాన్ని రద్దు చేసి తిరిగి రైతులకు ఇస్తామని చెప్పింది మీరు, ఫార్మాసిటీ వద్దని చెప్పింది మీరు, ఫార్మాసిటీ రద్దు చేస్తున్నాం రైతులకు భూములు ఇస్తాం అని అన్నాడు కందుకూరులో, యాచారంలో తిరిగి చెప్పింది మీరు. ఇవాళ ఇటు హైకోర్టును మోసం చేస్తున్నారు, అటు రైతులను మోసం చేస్తున్నారు, జైళ్లలో పెట్టి వారి కుటుంబ సభ్యులను బెదిరించే అప్రజాస్వామిక పనులు చేస్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా మీ భరతం రాష్ట్ర ప్రజలు పడతారు. कुतबुल्लापुर के एमएलए विवेकानंद ने कहा कि लगाचल्ला में किसानों के साथ पेश आए वाक़यात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल हल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 1 साल दौर हुकूमत में कांग्रेस ने मुबैना तौर पर दोहरा रवैया अख्तियार किया, हुकूमती अज़ाइम नहीं बताए। तलबा की स्कॉलरशिप के हवाले से भी उन्होंने इजहार ख्याल किया और कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत तलबा की स्कॉलरशिप देने से कासिर है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना है। आज असेंबली में बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सीएम रेवंत रेड्डी साहब का खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी जो कड़ंगल के अंदर लगचरला का जो भी एसटी से ट्राइब से आज तक
महीने पर 30 डेज ऊपर हो रहा है। जेल के अंदर लोग जेल के अंदर फंसा दे के उन लोग परेशानी करेगा। तो इस वास्ते उसके बारे में चर्चा होने के लिए बीआरएस पार्टी की तरफ से अर्जेंटमेंट मोशन हम मूव करे, लेकिन स्पीकर साहब उसको रिजेक्ट करे। इस वास्ते हम लोग पूरे प्रोटेस्ट करने के लिए सोचे थे, लेकिन ब्रेक दे दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आज जो फार्मा सिटी लगाएंगे बोल के 20 क्लस्टर्स लगाता बोल के रेवंत रेड्डी साहब जो अनाउंसमेंट करा, cancellation of pharma city in Mucherla, and he want to get 20 more pharma cities around the state, so which got opposed। उससे क्या है, आवाम से जो जिधर भी फार्मा सिटी लगाना चाहे तो आवाम से बहुत ही रिवर्ट्स आ रहे हैं। इनको चाह रहे नहीं कि दे वांटेड टू रिजेक्ट दी फार्मा सिटी। इसी वास्ते कोडंगल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक महीने पहले जो हादसा हुआ था, इसके अंदर सब लोग गरीबों को, जो भी ये फार्मर्स, सब फार्मर फैमिलीज़ को, स्पेशली ट्राइब्स को, सब लोगों को जेल के अंदर डाला गया। उस वास्ते के सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस होना बोल के हम बीआरएस पार्टी डिमांड कर रहा है। हम छोड़ने वाले नहीं है, ज़रूर ये सेशन में वी आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, and we are in support of the farmers who are like fighting for the lands, who want to restore the lands, who are not interested in giving the lands to the farmer city। इसको नज़र में लगाते हुए सब सीएम रेवंत रेड्डी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर पूरे बदनामी आने के बाद उन्होंने चेंज के फार्मा सिटी से लेके हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेके आएंगे वो की बात को उन्होंने पलटा दिया। तो ऐसा माहौल में सीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पूरे असेंबली को, मेंबर्स को, पूरे स्टेट को क्लैरिटी देना है क्या करना चाह रहा है ये रेवंत रेड्डी साहब। मजलिस के रुकन असम्बली अकबर ओवैसी ने ऐवान में तलबा के तालीमी मसाइल पर आवाज़ बुलंद की। इसके अलावा निसाब और दीगर उमूर के हवाले से भी इन्होंने इज़हार ख्याल किया और हुकूमत से वजाहतें तलब की, जिसके जवाब में रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने उनका जवाब दिया। It has to be cleared and do not include in the calculation of credit, sir. Sir, how is it possible, sir? How can you not include them, sir? Sir, it is therefore, through you suggested and requested, sir, Honorable Speaker, sir, to include for calculation of earning credit, sir. Sir, now important point, sir, this is about readmission, sir. Sir, to readmit to the year of detention, student must pay the full tuition fee for that year, sir. Sir, the detained students are deprived of government fee reimbursement scheme. Am I right or wrong, sir? Sir, not only that they are denied the government fee reimbursement, sir. There, sir, one more important thing, sir, if I am wrong, Honorable Minister Saab can reply, sir. They are detained, but they are not allowed to attend the college. Sir, if I am detained, autonomous universities, this lack, sir. ये कमजोरी की वजह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को नौकरी भी नहीं मिल रही है, सर। दीज आर माय क्वेश्चंस एंड आई होप ऑनरेबल मिनिस्टर साहब वुड रीलुक इनटू दिस, सर। थैंक यू, सर। The university authorities and the students, which is very essential to resolve several issues which have been raised by the honorable member, sir. Twaralone, at the earliest, we will call for a meeting with the department, the concerned universities, the vice chancellor, the management and the students, and try to resolve the issue of the credits, the detention, the credits, and also the re-examination, the period of re-examination, and also the readmission, and also the issue of the fees reimbursement. These are the main issues, and this can be sorted out sitting across the table, and will very shortly call for meeting of the universities, the department as well as the management, sir. Thank you, sir. बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल तेलंगाना असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें तेलंगाना असम्बली के मौजूदा सेशन समेत दीगर उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी, हरीश राव, अकबर ओवैसी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बीआरएस ने अपील की कि कम से कम 15 काम के दिनों का सेशन रखा जाए। सिकंदराबाद इलाके में रेल नीलाम के करीब एक डीजल टैंकर उलटने का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से डीजल गिर गया। ट्रैफिक जाम हुई, लोगों को आमद-ओ-रफ्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़क की सफाई की गई और पुलिस इदारों ने तेज़ी के साथ रास्ते को क्लियर करने का काम किया, ताहम किसी भी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला
मौसूल नहीं हुई। पटनचेरू इलाके के पटेलगुड़ा में 3 महीने कबल हैड्रा की जानिब से कई घरों को गैर कानूनी तामीर करार देते हुए ज़मींबोज़ किया गया। अफसोसनाक बात है कि इन घरों के मलबे को आज तक साफ नहीं किया गया, जिससे मुकामी अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये वो घर थे जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से तामीर की। अपने ख्वाबों का घर आंखों के सामने ज़मींबोज़ होते देखकर मुतासिरीन बेबसी के आलम में है। मज़ीद अजियत है कि ये लोग न सिर्फ उन शीशे और कंक्रीट के ढेरों को बर्दाश्त करें बल्कि इन घरों के लिए गए कर्ज़ों की EMI भी अदा कर रहे हैं, चाहे घर मौजूद रहें या न रहें। मुकामी लोग और मुतासिरीन का सवाल है कि हैड्रा सिर्फ गरीब और मुतवस्सित तबके के घरों पर आखिर कार्रवाई क्यों कर रहा है। लोग कानूनी तौर पर इस मसले के हल के लिए अदालत जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल की कमी है। ताहम मुतासरा घरों के मलबे को जल्द साफ करने की भी उन्होंने अपील की और कहा है कि उन्हें उनके घरों के नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के दीगर हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में हैं। आदिलाबाद में सबसे कम दर्ज हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस श्रीलिंगमपल्ली मंडल में अक़लतरीन दर्ज हरारत 7.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि मौलाली उपल मंडल में अक़लतरीन दर्ज हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हैदराबाद और इसके मुत्तसिल अजला बशमूल संगारेड्डी, वकाराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी अजला शदीद सर्दी की जद में है। कई इलाकों में इतवार की रात से पीर के अवाइल दर्ज हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड हुआ। BHL में पीर की सुबह अक़लतरीन दर्ज हरारत 7.4, राजेंद्र नगर में अक़लतरीन दर्ज हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। गच्चीबौली में दर्ज हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए पूरे तेलंगाना से कुल 50 टीमों का इंतखाब अमल में लाया गया, जिनमें मुफख्खमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 6 टीमें भी शामिल हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी सोसाइटी ज़फ़र जावेद ने मुंतखब टीमों को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश की। Delighted us, but several other who you don't know, they only have read your results and they're so happy that you performed so well. So that's kind of the achievement. And winning is, of course, remarkable, but even participating at the national level, it could be several reasons because of which you could not perhaps win. Could be any number of circumstances which could stand between you and the win. I congratulate every student, and I had so little time to interact with Farhad Saab that I wanted to encourage you, but I really don't know whether the college sponsored them or him sponsored them, but as a very humble token of appreciation, I would want to share 10,000 rupees with each of the participants. शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शबीर अली का मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर की हैसियत से इंतखाब अमल में लाया गया है। ये हैदराबाद के पहले फुटबॉलर हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ है। और अब आइए नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। राज्यसभा में आइन पर बहस जारी है और अपोजिशन की जानिब से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहम बयान दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी की हुकूमत के दौर में बांग्लादेश की आज़ादी का तज़किरा किया और कहा कि 1 लाख अफराद को कैद करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने ये साबित किया है। आइए देखते हैं खड़गे का ये बयान। चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में हो, चाहे अपना हर सब्जेक्ट पे वहां पर बहुत ही उनको मान सम्मान दुनिया में मिलता है। और बहुत से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो दुनिया में अपना नाम किए हैं और डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ अनडेमोक्रेटिक थिंग्स को जो खत्म करने की बात हो रही है, जो डेमोक्रेटिक थिंग्स है उसको खत्म करने की बात यहां हो रही, ये कैसा? अरे जो आइडियोलॉजी को आप एक बार स्वीकार करते हो ये बार बार कैसा बदलता है? आपने तो, अरे चुप बैठो भाई,
अब बार बार आप कैसा बदलते हो? मैं एक ही पार्टी में हूं कम से कम 1969 से आज तक कोई पार्टी नहीं, एक ही सिंबल है मेरा, एक गाय बछड़ा, अब क्या है हाथ। मैं किधर नहीं गए। तो यहाँ घंटे को सर जरा इनको चुप रहने का भी बोलिए, क्योंकि मैं तो चुप बैठा था जब निर्मला सीतारामन जी बात कर रही थी। कुछ नहीं सर, पता नहीं कब ये हृदय परिवर्तन हुआ इनका। 224 के चुनावों के बाद हुआ क्या पहले ही हुआ था मुझे मालूम नहीं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की अब जरा बात कर रहे हैं, अब अभी हुआ कब हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम उनका हृदय परिवर्तन करने का काम इस देश की जनता ने 2024 के इलेक्शन में दिखाया। सर मैं और एक बात कहना चाहता हूं, पूरा देश जानता है 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया था, क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा, आप लोग उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम आप लगाते रहे। सर सभापति जी, न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। सर तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। चलिए लोकसभा में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि बांग्लादेश की अक़लियतों के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उनके बयान के दौरान हुक्मरान जमात के अरकान ने हंगामा आराई की कोशिश की, ताहम प्रियंका ने अपना बयान मुकम्मल किया। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं 2 मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी
असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो एक मिनट में खत्म करूं। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। आज की एक और अहम खबर यह भी है कि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की लोकसभा में एंट्री के वक्त उनका बैग सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। इस बैग पर फ़लस्तीन लिखा हुआ है, जिससे साफ महसूस होता है कि प्रियंका गांधी मौजूदा हुकूमत को याद दिला रही है कि फ़लस्तीन के तई हिंदुस्तान की कदीम दोस्ती वाली पॉलिसी बरकरार रहे। सब लोगों की नज़रें प्रियंका के बैग पर टिकी हुई थी, जिस पर वाज़े अंदाज में फ़लस्तीन तहरीर था। इस कबल गज़ा में हो रहे इसराइली मज़ालिम पर भी प्रियंका गांधी कई मरतबा आवाज़ बुलंद कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मशहूर तबला साज उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के इंतकाल पर सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इज़हार किया। मोदी ने ट्वीट में लिखा कि अजीम तबला साज उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के इंतकाल से दुख पहुंचा। उन्हें हकीकी जीनियस के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसने हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीक़ी की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। ज़ाकिर हुसैन तबले को आलमी सतह पर लाए और लाखों लोगों को अपनी मुनफरिद ताल से मसहूर करते रहे। इसके ज़रिए उन्होंने बग़ैर किसी रुकावटों के हिंदुस्तानी क्लासिकी रिवायात को आलमी मौसीक़ी के साथ मिला और इस तरह वो सकाफ़ती इत्तेहाद की अलामत बन गए। उनकी शानदार परफॉर्मेंस और रूह परवर कंपोजिशन मौसीक़ारों और मौसीक़ी से मोहब्बत करने वालों की नस्लों को मुतासिर करने में मुआविन साबित होंगी। मेरी दिली ताज़ियत उनके ख़ानदान, दोस्तों और आलमी म्यूज़िक कम्युनिटी से है। काबिल ज़िक्र है कि मशहूर तबला बजाने वाले और पद्म भूषण उस्ताद ज़ाकिर हुसैन का अमेरिका में अस्पताल में इंतकाल हुआ। उनकी उम्र 73 बरस थी। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। जालिम और काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा पट्टी में 4 स्कूलों को बेघर करने वाले अफराद के फ़िज़ाई और तोपखानों से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद बेघर अफराद शहीद हुए। काबिज़ फ़ौज की बमबारी और क़त्लेआम के ज़रिए बेघर होने वालों के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ताक़ुब कर रही है। इसराइली फ़ौज ने हज़ारों लोगों को अब तक ज़ख्मी भी किया है। कई ज़ख्मी लोगों तक शहरी दिफा का अमला पहुँच भी नहीं सका, क्योंकि उनके पास सलाहियतों की कमी है, हस्पतालों में तिब्बी सहूलतें नहीं हैं और इसराइली फ़ौज जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रही है। काबिज़ इसराइली दुश्मन की जानिब से गज़ा जंग को 436 दिन अब तक गुजर चुके हैं और 7 अक्टूबर 2023 से जारी इस जंग में अब तक 45,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद हुए, 1,06,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मुल्क में आइंदा बरस का अख्ताम या 2026 में इलेक्शन हो सकते हैं। बयान में यूनुस ने कहा कि मुल्क में इलेक्शन की तारीख के अनुसार आइनी इस्लाहात और इलेक्शन कमेटियों की सिफारिशात पर है, जो इस वक्त अपना काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में 4 साल अवामी एहतजाज की वजह से शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद सियासी जमातें फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि वोटर लिस्ट मुकम्मल हो और इलेक्शन के मुनसिफाना इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को भी इस्लाहात यानी रिफॉर्म्स के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना में नए राशन कार्ड के लिए संक्रांति से हासिल की जाएंगी दरखास्तें। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐवान में दिलाया यकीन। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को कर्जों में डुबो दिया। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को संगीन माली मसाइल का सामना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी ने लगाया इल्ज़ाम। बीआरएस ने सरपंचों को वाजिबुल अदा रक़ुमात की अदायगी के मसले पर हुकूमत की जानिब से मुनासिब जवाब न मिलने पर असम्बली से किया वॉकआउट। साबिक़ा वज़रा KTR और हरीश राव भी एहतजाज में हुए शामिल।
हैदराबाद के पटनचेरू इलाके में 3 महीने कबल कई घरों को गैरकानूनी तामीरात करार देते हुए ज़मींबोज़ किया गया था। ताहाल घरों के मलबे को साफ नहीं किया गया। मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। आप वो लोग हैं जिन्होंने आइन बनने के वक्त इसको चलाया था। राज्यसभा में आइन पर जारी बहस के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। और गजा में जालिम और काबिज इसराइली फौज की बदतरीन बमबारी जारी। 24 घंटों में 50 से ज़्यादा अफराद को शहीद कर दिया गया। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।